11 का ये ऊष्मा स्थानांतरण पाठ का आपको बचा हुआ वीडियो दे रहे हैं। हम आपको बचा हुआ टॉपिक कह लीजिए। इसमें क्या है कि बीन का विस्थापन नियम हम आपको दे रहे हैं। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ है कि बीन का नियम आदर्श कृष्णिका के लिए ही लागू किया गया था। ठीक है, तो किसी आदर्श कृष्णिका के उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का अधिकतम तीव्रता, जैसे मान लीजिए विकिरण ऊर्जा निकल रही है, उसकी जो तीव्रता होगी उसका संगत जो तरंगदैर्घ्य आएगा वो न्यूनतम आएगा। एक बात का याद भी रखना चाहिए कि जब विकिरण ऊर्जा का तीव्रता अधिक होती है तो उसका संगत जो तरंगदैर्घ्य होता है वो मिनिमम होता है, कम होता है। तो यही कहा जा रहा है कि किसी आदर्श कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की अधिकतम तीव्रता के संगत तरंगदैर्घ्य, ठीक है ना, संगत तरंगदैर्घ्य कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं हम कि विकिरण ऊर्जा यदि तीव्रता बढ़ेगी तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, घटेगा। यानी जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, घटेगी। कब? जब उसकी विकिरण ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी। तो उसी पे बीन का नियम बना कि जो तरंगदैर्घ्य रहा वो कृष्णिका के परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती रहा। हमने लिखा है व्युत्क्रमानुपाती, ये रहा। अब इसमें क्या किया हमने कि लैम्डा एम प्रोपोर्शनल 1/t किया, कांस्टेंट लगाया, प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया k। उसके बाद ये t यहाँ पे आ गया, k बराबर ये k कांस्टेंट है, उसके लिए स्पेशल बीन ने अपना कांस्टेंट डिक्लेयर किया, वो बीन नियतांक के नाम पे जाना गया। तो लैम्डा m ये मिनिमम है, t बराबर b का जो मान रहा, यानी बीन नियतांक का जो मान रहा वो 2.9 × 10⁻³ रहा। बीमा उस ये मात्रक उसका मीटर केल्विन रहा और बीमा L थीटा रहा। दिख भी रहा होगा, L लंबाई हो गई मीटर में, केल्विन टेम्परेचर, ये आपको समझ में आ गया होगा। बीन का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ये पेपर में आता भी है। अगला हम लोग देखते हैं उसी से संबंधित स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम सबसे पहले आया 1879 ईस्वी में, ठीक है, और स्टीफन ने कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा के संबंध में ये नियम दिया था। यानी अभी भी कृष्णिका है, बीन के नियम में भी कृष्णिका आता है और स्टीफन के नियम में भी कृष्णिका आता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा नियम में कि किसी आदर्श कृष्णिका के प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, ये देखिए कांस्टेंट आपका, किसी आदर्श कृष्णिका के प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की मात्रा कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात, है ना जी, ये ऊर्जा की मात्रा E आएगी वो कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात की अनुक्रमानुपाती होता है ना। यानी विकिरण ऊर्जा अगर निकल रही है कृष्णिका से तो E प्रोपोर्शनल T के पावर 4 होगी और यहाँ जो T होगा वो परम ताप होगा। चलिए एक छोटी सी कंडीशन बताते हैं। विकिरण जो उत्सर्जित करते हैं, विकिरण जो पदार्थ उत्सर्जित करते हैं वो उच्च ताप पे होते हैं, तो उनके जितने भी टेम्परेचर होते हैं वो सब हम लोग किस में काउंट करते हैं, परम ताप में। डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होता। अगर सवाल भी लगेगा तो डिग्री सेंटीग्रेड में को बदल के लगेगा। ठीक है, इसमें प्रोपोर्शनल करने के बाद कांस्टेंट लगाया, इस कांस्टेंट को कहते हैं स्टीफन नियतांक। स्टीफन नियतांक का मान होता है 5.67 × 10⁻⁸ और इसका मात्रक होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन 4। बीमा अगर निकालना चाहें तो देखिए जूल की बीमा ये हो गई, मीटर स्क्वायर की बीमा L हो गई, सेकेंड की ये हो गई और केल्विन टेम्परेचर की ये हो गई। तो इसको सेट करेंगे तो आपको ये मान आएगा। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब हम लोग देख रहे हैं न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यानी कोई वस्तु अगर वातावरण में ठंडी हो रही है तो गर्म वस्तु को छोड़ देते हैं तो ठंडी होती है, तो उसके लिए नियम उन्होंने दिया था। उस नियम के अनुसार उन्होंने कहा था कि किसी गर्म वस्तु में ऊष्मा हानि की दर, यानी उसके ठंडा होने की दर, ठीक है ना, वस्तु तथा वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है ना। ऊष्मा हानि की जो दर हुई आप टेम्परेचर से भी ले सकते हैं या डेल्टा Q/ΔT भी ले सकते हैं, अराउंड आप ΔT
डेल्टा टी भी ले सकते हैं, है ना। तो तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ऊष्मा हानि की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती है। कहने का मतलब अगर ये वस्तु जो आपका है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और बाहर का जो माध्यम है ये भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो इसमें ऊष्मा हानि की दर नहीं होगी। इन दोनों के बीच में तापांतर 0 होगा तो ऊष्मा हानि नहीं होगी, यानी जो वस्तु 100 डिग्री पे रहेगी तो 100 डिग्री पे ही रह जाएगी जब तक वातावरण का ताप और इसके ताप में अंतर नहीं आता। अगर वस्तु का ताप 100 डिग्री है, ये टेम्परेचर आपका जो है 0 डिग्री या 10 डिग्री आएगा, तब इस वस्तु का ऊष्मा क्या होगा, हानि होगा, यानी ताप गिरेगा। तो ऊष्मा हानि की दर जो होगी वो तापांतर के अनुक्रमानुपाती होगी। यही न्यूटन का शीतलन नियम था। तो तापांतर क्या है, वस्तु और वातावरण का तापांतर है, यानी वस्तु और वातावरण के ताप में अंतर है। देखिए ग्राफ देखते हैं, जैसे जैसे समय बीतता जाता है गर्म वस्तु का, उसमें ताप में क्या अंतर होता है। पहले वस्तु देखिए आपकी उच्च ताप पे है, जैसे जैसे हम समय लेंगे वो अपने निम्न ताप पे आती जाएगी, यानी ठंडी होती जाएगी और अंत में कॉमन हो जाएगी। यानी कॉमन कौन सी होगी, उस समय वातावरण और वस्तु का टेम्परेचर एक होगा, ठीक है। शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि वातावरण का कोई ना कोई टेम्परेचर होगा ही। मान लीजिए 10 ही डिग्री है तो ये वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा कितना हानि करेगी, जब इसका टेम्परेचर 10 हो जाए। इसीलिए ग्राफ ये इस चीज़ को नहीं छूता, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं इसमें। तो इसी को अगर हम समझ रहे हैं तो इसको ठीक से समझें कि कैसे तापांतर काउंट होगा। यदि वस्तु का ताप T समय में T1 से घटकर T2 हो जाता है, यानी देखिए ऊष्मा हानि हो रही है, दर हो रही है, ऊष्मा हानि की हो रही है। जब माध्यम का ताप T0 हो तो वस्तु के ठंडा होने की दर क्या होगी, वस्तु के ठंडा होने की दर यानी डेल्टा T बाई डेल्टा T। इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि ऊष्मा हानि की दर, हम ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन तापांतर से भी ऊष्मा हानि पता चलता है। तो ताप परिवर्तन, पहला ताप में से दूसरे ताप को घटा के समय का हमने भाग दे दिया। सोचिए कि अगर ये क्रिया हो रही होगी, यानी T1 से T2 जब ताप बदल रहा होगा तो उसका माध्य ताप कितना होगा, T1 प्लस T2 बाई 2। तो वस्तु का माध्यम में तापांतर कितना हो जाएगा, डेल्टा T बराबर। तो ये हो गई माध्य ताप और ये हो गई किसकी ताप, वातावरण का ताप T0। तो अब हम इसका माध्य का अंतर ये कर सकते हैं। न्यूटन का शीतलन नियम क्या कहता है कि वस्तु का तापांतर वस्तु में ऊष्मा हानि की दर या ताप में परिवर्तन की दर उसके तापांतर के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये अगर हम सूत्र लगाते हैं, यहाँ कांस्टेंट लगा के खाली होते हैं, तो ये वाले मान को अगर हम यहाँ डाल दें तो हमारा समीकरण ऐसा बनता है, ठीक है। और ये आपका समीकरण जो बना है ये आपको क्या निकालेगा, T0 का मान निकाल सकता है, कांस्टेंट का मान निकाल सकता है, ठीक है। तो एक सवाल इस पे हम लोग देखते हैं। तो ये सवाल हम आपको दे रहे हैं, देखिए लिखा है एक वस्तु का ताप 60 डिग्री से 40 डिग्री होने में। अब देखिए ये कंडीशनल है, ये फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन। तो T1 हो गया 60 और T2 हो गया 40, ठीक है। फिर इसके होने में कितना समय लग गया, 10 मिनट लगा है। फिर बोला कि अगर 80 से 40 होना हो, यानी दूसरी कंडीशन में आपका 80 से क्या हो गया, 40 हो गया। तो T1 हो गया 80 और T2 हो गया 40। इसमें पूछ रहा है कि समय क्या होगा। तो मान लीजिए ये 1 रहा। इसमें सोचिए ज़रा कि हम जो ऊष्मा हानि की दर ले रहे हैं, यानी T1 माइनस T2 बटे T बराबर के T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0, ये ले रहे हैं हम लोग बार बार, है ना। तो अब आप इसको कैसे हल करेंगे ये आपको ध्यान रखना होगा। इसमें वातावरण का ताप उसने दिया है, यानी T0 का मान ऑलरेडी 20 डिग्री है। अब इसमें ये मान पहले कंडीशन का रख देंगे, तो 60 माइनस 40 बटे कितने मिनट, 10 के रहने देते हैं। यहाँ हो जाएगा 60 प्लस 40 बटे 2, ये हो जाएगा 20। समीकरण नंबर ये हो गया 1। समीकरण नंबर 2 बनाएंगे तो इसी तरह का सूत्र हम फिर करेंगे। तो T1 माइनस T2 बटे T बराबर के T1 प्लस T2 बटे 2
माइनस T0। अब यहाँ भी वही रखते हैं, 80 40 बाई T, ये आपको निकालना है। ये देखिए हमने आपको निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। तो हम इसको T2 आपका लिख देते हैं। K हमारा वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 80 40 का कॉम्बिनेशन है बाई 2 और ये 20 डिग्री है। अब क्या करते हैं, दोनों को हम भाग दे देते हैं। दोनों समीकरण को क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो देखिए ऊपर वाला समीकरण है, ये अब समीकरण है 40 माइनस 10/10, और ये वाले का भाग दे रहे हैं तो 80 माइनस 40/T2 बराबर। अब ये वाला एक तरफ कर लेते हैं, K बराबर 60 प्लस 40/2 माइनस 20, और नीचे कर लेते हैं K 80 प्लस 40/2 माइनस 20। K कैंसिल हो गया, ठीक है, K कैंसिल हो रहा है आपका, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब इसमें थोड़ा सा देखिए तो ये आएगा 20/10 और ये आएगा 40/T2, समझ में आ रहा है। इसको हम कर देंगे तो ये 100 माइनस इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो 40/2। अब यहाँ करेंगे तो 8 4 12 है ना, 8 4 12 120, और ये माइनस 40/2। क्लियर हुआ। तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, यहाँ से ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये बन रहा है 2T2/40। ये समझ में आ रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, ये K के साथ गुणा हो जाएगा। यहाँ आपको बन गया ये 60 और ये बन गया आपको कितना, 12 में से गया 8 4 12 यानी 80, कैंसिल। अब 2 3 6 भी काट सकते हैं आप, ठीक है। तो T2 बराबर हो गया 40 × 3/8, तो 8 × 40 यानी T2 बराबर हो जाएगा 15 मिनट। ये आपको सवाल हम समझते हैं आया होगा, ऐसा कठिन भी नहीं है। धन्यवाद आपको। हम समझते हैं ये चैप्टर एंड हो गया है। अगर एक आध और वीडियो न्यूमेरिकल का मिल सकता है तो आपको मिलेगा। धन्यवाद।